हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में भाइयों मिलते हैं हम लोग रेबेल श्रद्धानंद पति से। जी हाँ, रेबेल श्रद्धानंद पति आज उनको जंतर मंतर का आज उनका मीट था, गैदर था, वहां गैदरिंग कर रहे थे। जंतर मंतर की उनको परमिशन थी लिखित में, लेकिन फिर बाद में कुछ वहां के जो डीसीपी हैं उनसे कुछ वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा कि वो प्रेफर करेंगे कि आप वहां गैदरिंग ना करें वरना सिचुएशन हो सकती है। तो इस कारणवश रेबेल श्रद्धानंद पति वहीं से फिर दिल्ली 6 की तरफ मूव किए, चांदनी चौक की तरफ, और वहां से उन्होंने, इस वीडियो में आप पाएंगे, उन्होंने अपना लाइव किया अपने सभी भाइयों के साथ। कहां से? जामा मस्जिद से, वो पाक जमीन जामा मस्जिद की, वहां से उन्होंने अपना लाइव किया और देश के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश दे रहे हैं। रेबेल भाई बहुत ही जल्दी कश्मीर से शुरुआत कर रहे हैं, कन्याकुमारी तक अपना पूरा दौरा करेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए रेबेल भाई की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। देखें वो जामा मस्जिद से अपने भाइयों के लिए, आपके लिए, सभी भारतीयों के लिए क्या कह रहे हैं। वॉच। भारत में रेबेल श्रद्धानंद पति आप लोगों के बीच जामा मस्जिद में, और बताना चाहूँगा आप लोगों को एक बात। आज जंतर मंतर के लिए मेरी परमिशन थी ऑफिशियली, डॉक्यूमेंट में अभी थोड़ी देर में मीडिया के सारे टीम को व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन वहाँ के जो डीसीपी हैं और सीआईडी ब्रांच के लोग हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि रेबेल आप जंतर मंतर में ना करें। आपको तो परमिशन हो गई है, लेकिन हमारे लिए परमिशन थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है। भाई और बहनों, कोरोना काल से हम बीत रहे हैं, देश जाग रहा है बहुत सारी चीज़ों का। मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच अपनी एक कैंपेन, सेव इंडिया कैंपेन के लिए हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने जामा मस्जिद को इसलिए चुना क्योंकि एक बहुत ही पाक जगह, एक नायाब जगह है, और जहाँ से सारे धर्म, सारे जातियों के लोग आते हैं। और जंतर मंतर की परमिशन थी, पर चूंकि उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो मुझे लगा आसपास में 10:45 में आप लोगों के साथ मुझे लाइव आना था। तो बताना चाहूँगा, सेव इंडिया आंदोलन जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो कश्मीर से शुरू कर रहा हूँ, कश्मीर से। और कश्मीर से इसलिए क्योंकि कश्मीर जो हमारा सर है, और सर से लेके पैर तक यानी कि कन्याकुमारी तक मैं जाऊंगा। और आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का मेरा सफ़र देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम मुझसे मिल चुके हैं, और ज़्यादातर बहुत अच्छे से स्वागत भी करते हैं मेरे आंदोलन का। और मेरा आंदोलन बेसिकली कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक नहीं होता, मैं सामाजिक मुद्दों पर बात करता हूँ, मैं बैड गवर्नेंस के ऊपर बात करता हूँ। और बताना चाहूँगा भाई और बहनों कि आप इस बात को देखें कि सेव इंडिया के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बात कही थी कि हमने 370 हटाया, तो मैं 370 का जो असर है उस असर को देखने के लिए जा रहा हूं श्रीनगर। वहां के विभिन्न संगठनों ने मुझे इनवाइट किया है। बताना चाहूँगा उसमें काफ़ी सारे यूथ एक्टिविस्ट हैं, बाशिद बशीर बगरू, उनका नंबर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। श्रीनगर के वो तमाम वॉलंटियर्स जो हैं, जो मेरे साथ इस मंच पर आ रहे हैं देश के लिए, और उनको आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी, वो सारे लोग बाशिद जी से संपर्क कर सकते हैं, और उनका फ़ोन नंबर मैं आप लोगों को अभी शेयर कर रहा हूँ। भाई और बहनों, जब आप उनसे मिलें तो मेरे श्रीनगर का पूरा शेड्यूल, पामपोर, पुंछ, डोडा, जम्मू कश्मीर के विभिन्न जो प्रांत हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आप मुझे सीधे आकर वहाँ मिल सकते हैं। बाशिद बशीर जी का जो नंबर है वो है 9906612121। जम्मू कश्मीर में मैं ये जो यात्रा शुरू कर रहा हूँ वो श्रीनगर से शुरू कर रहा हूँ। हज़रत बल और शंकराचार्य का आदि मंदिर से दोनों ही सफ़र में करूँगा। अवंतीपुरा और अनंतनाग, पुंछ, डोडा, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो घोड़े वालों की समस्या है, वहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स की समस्या है, जो दल झील पे जितने भी शिकारा वालों की समस्या है, वो मैं आपको शेयर करने वाला और बताने वाला हूँ कि सरकार ने जितने भी कार्यक्रम किए अब तक, और उन्होंने जो बताया, पिछले 5 अगस्त को उन्होंने ये किया था, और 5 अगस्त में ये राम जन्मभूमि का किया। अयोध्या का सफ़र भी मैं करूँगा, लेकिन शुरुआत अगले हफ्ते फ्राइडे से कश्मीर का मैं शुरू कर रहा हूँ। सेव इंडिया कैंपेन आप सबको जोड़ने की कैंपेन है। आप सबको जोड़ने का कैंपेन इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें विभिन्न मुद्दों से अलग किया जा रहा है। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी राम जन्मभूमि। यहाँ कोई भारत की बात नहीं करता, यहाँ अलग अलग जाति की बात करता है। भाई और बहनों, सेव इंडिया भारतीयों की बात है, ताकि हमारे देश के जितने नागरिक हैं वो बटे नहीं। हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा था, 2 करोड़ नौकरी की, आज की डेट में 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारे देश में जितने भी
रिक्शा वाले हैं, जितने भी रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो उद्योग के लोग हैं, जो 4 महीने से अपने घर बैठे रहे, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। वित्त मंत्री जी आती हैं, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वायरल है और देश विदेश में इसके ऊपर कैंपेन चल रहा है। भाई और बहनों, ये भी आपसे कहना चाहूँगा, निर्मला जी ने आज तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ जो लीगल टीम है, और मैं खुद एक लीगल प्रोफेशन से बिलीव करता हूँ, जब मैं यहाँ भी आया था जंतर मंतर की ऑफिशियल एप्लीकेशन दे के डीसीपी साहब से बाकायदा परमिशन लेकर आया हूँ और कागज़ मेरे पास आज है, मौके पे है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रेबल आप यहाँ पे ना आए, क्योंकि पॉलिटिकली हम पे प्रेशर रहता है। तो मुझे लगा कि भाई 10:45 का टाइम है, ज़्यादा दूर में जा नहीं सकता, तो क्यों ना जामा मस्जिद से शुरुआत की जाए। ये एक ऐतिहासिक स्थल है और हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान और धरोहर है। और विभिन्न भाई जो मेरे साथ आप युवा साथी देख रहे हैं, ये कोई मेरे पार्टी के समर्थक नहीं, क्योंकि मैं कोई पार्टी का परिचय नहीं हूँ अफसर, ये कोई पार्टी के परिचय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरी बात एक और है, जब आप सेव इंडिया कैंपेन में जुड़ते हैं तो आप इसके हर जगह की समस्याओं को देखें और लाइव में कमेंट्स को देखें और फिर मुझे सूचित करें। पामपोर जहाँ केसर की खेती होती है जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक ही जगह होती है, वहाँ पे एक कॉलेज है, ग्रीन वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और वहाँ के डायरेक्टर है डॉक्टर अब्दुल रहमान खादिम। उनका मोबाइल नंबर है 9419007386। मैं रिपीट करूँगा, 9419007386। मेरे पामपोर, अनंतनाग, अवंतीपुरा का जो यात्रा होगा जम्मू कश्मीर में, उनके बारे में आप खादिम साहब से संपर्क कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नेता लोग जाते नहीं है, नहीं जाते, लेकिन हम लोग यूथ बागी हैं। मैंने हमेशा बोला मैं बागी श्रद्धानंद के रेबल, और रेबल को सरकार पसंद नहीं करते। मैंने सांबित पात्रा जी से, निर्मला सीतारमन जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई सवाल किए, उनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को, पंडितों को बसाने की, आज यूपी में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो एक देश में दो पैमाने नहीं चल सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन होगा, क्योंकि मैं कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। इन्होंने कोरोना को भगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमसे थाली पिटवाए, दिए जलाए, तब 15,000 लोग कोरोना से पीड़ित थे, आज 15 लाख से ऊपर है। तो जवाब यहीं पे मैं क्यों बोलूं कि आप सही या गलत हैं। आप कहते हैं ना आंकड़े बताते हैं, तो आंकड़े ही बताएंगे, लेकिन अब वक्त आ गया कि आप सड़क पे आइए। आपको हमने सड़क से संसद तक भेजा था। मैं आपसे वादा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको दोबारा संसद से सड़क तक लाया जाएगा। ये जनता की आवाज़ है, कोई निजी आवाज़ नहीं है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे आपकी तारीफ की जाएगी, लेकिन बशर्ते कि आप अच्छा कार्य करें। आप जब से राजकाल में आए, जब से आप गवर्नेंस में आए, लोग विखंडित हुए, लोगों की नौकरी गई है, लोगों पे गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं। विभिन्न संगठन, आज देखिए डॉक्टर कफील खान, उनके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे संगठन के लोग इलाहाबाद में उनका केस लड़ रहे हैं। मेरी मिसेज, वो भी लॉ प्रोफेशन से, वो उनके केस को असिस्ट भी करने के लिए तैयार हैं। अखिल गोगोई, जो असम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, किसानों के एक्टिविस्ट, आज उन पे आप एनएसए लगा देते हैं। मैं लॉ प्रोफेशन से हूँ, तो बीजेपी के किसी अधिकारी का पावर नहीं है कि मुझे जेल में भेज दे, क्योंकि कानून का जवाब तो कानून से देंगे ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बहन फौजिया राणा, जो कि मुनव्वर राणा की बेटी और मेरी साथी हैं, जब आप उन पे मुकदमा दर्ज करते हैं तो मुझे दुख होता है। आप उनके पोस्टर लगाते हैं लोगों के कि इन लोगों के ऊपर पैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपको अधिकार नहीं है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? भाई और बहनों, आज की आवाज़ केवल सेव इंडिया के लिए। मेरा फेसबुक पेज रेबल सदानंद पति, आप गूगल पे केवल रेबल बोलें, आपको अपना बेटा, अपना भाई आपको गूगल पे नजर आएगा। और मैं कोई संगठन नहीं चलाता, मैं एक एमएसएमई संगठन चलाता हूं, कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं मैं। अगर कांग्रेस का नेता काम करेगा तो उसकी एक बात तारीफ होगी, नहीं करेगा तो उसकी भी पोल खोली जाएगी, चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो। हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है, हम आरटीआई के थ्रू से लड़ते हैं। 1300 आर्टिकल फाइल किए मैंने, 1300 आर्टिकल, जिसमें मौजूदा जितने विधायक और सांसद हैं जिनको सरकार से ये फंड मिलता है, वो अपने क्षेत्र में कितना काम कर चुके हैं और कितना काम नहीं किया, और वो पेमेंट की क्या स्थिति है, उसको हर महीने में आप लोगों में पब्लिक करूंगा। आप मेरे पेज पे आके देख सकते हैं। लड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा, आज 9 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरे संगठन को जोड़ चुके हैं, जो आप इंटरनेट में देख सकते हैं, केवल 3 महीने में। और 5 सितंबर से अमेरिका के 2 और ऑस्ट्रेलिया के 3 जगहों पे मेरा कैंपेन शुरू हो रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, वैगन आर में चलता हूँ। आपके एक साथी ने बोला ये एसी में बैठता है, तो मुझे एक बात बता दें, क्या एसी की कीमत इतनी बड़ी है कि हम एक एसी अफोर्ड नहीं कर सकते? भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, छोटी मोटी गाड़ी किस्तों में तो ले ही सकते हैं। आप लोग रेंज रोवर में चलते हैं, हम वैगन आर में चलते हैं। फ़र्क ये है,
मैं सड़क पे चलता हूँ, बीच में लोगों में रहता हूँ, जितने भी भाई हैं मैं इनको किसी को भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरे भाई हैं, मैं ये जानता हूँ। गलत तो नहीं है भाइयों? गलत तो नहीं है जी। दूसरी एक बात और है, मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता, मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता, मैं इस मुल्क को भारत के नाम से जानता हूँ। यही नाम है ना हमारे मुल्क का। आज आप मुल्क का नाम बदलने में लगे हैं, आप इलाहाबाद को प्रयागराज कर देते हैं। भाई नाम बदलते रहिए, काम बदलें, काम करें, काम करें। काम की बात होती है, अगर आप काम करेंगे आपको तारीफ मिलेगा। कोई भी जातिगत नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत नहीं है। मेरी कश्मीर की यात्रा, कश्मीर के जितने नेताओं को आपने पीएसए के अंतर्गत बंद कर रखा है, उमर अब्दुल्ला हमारे युवा साथी हैं, आप उनको नज़रबंद करते हैं। आखिर 1 साल से ज़्यादा क्यों बंद कर रहे हैं भाई? क्या वो आतंकवादी हैं? उनका जुर्म क्या है? आज अखिल गोगोई, वो तो हिंदू हैं, आप उनको बंद कर देते हैं, वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं। आज डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने गोरखपुर में इतने लोगों को चमकी बुखार से बचाया, उन्होंने अपनी भावना शेयर किया, आपने जेल में डाल दिया। आज उनकी जमानत नहीं होती। इलाहाबाद में 14 तारीख की डेट होती है डॉक्टर कफील खान के लिए, तो तुरंत ऑर्डर आ जाता है कि 14 और 15 को सैनिटाइज होगा, ताकि उस दिन तारीख ना पड़े, ताकि उस दिन जज ना आए। क्या ये इंसाफ है? अगर आपको बात करनी है, एक मंच से आपके नेता भागे थे, मेरे मंच से, याद होगा आप लोगों को। हर मंच से भागना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात अनुरोध करूंगा, मेरे जितने भी साथी हैं और जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मोदी जी के परिवार में व्यक्तिगत कोई बुरा शब्द का इस्तेमाल ना करें, किसी भी नेता को गाली ना दें, क्योंकि इसी बात पे आपको जेल भेजेंगे। इन पे यही मुद्दे हैं। हम मुद्दों की लड़ाई करते हैं, हम मुद्दों के साथ आपके साथ आएंगे। दूसरी बात, आपने कितनी काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। सबसे ज़्यादा क्राइम का रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में है। पत्रकार की हत्या होती है, बलात्कार की घटना होती है। ये जो जगह है, ये बहुत ही पवित्र जगह है, जामा मस्जिद, बेहद पवित्र जगह। हमारे यहाँ हर मंदिर, हर मस्जिद जो है, हर गिरजाघर जो है, हर गुरुद्वारा पवित्र होता है। लेकिन आप लोगों ने हमें बांटने का लगातार काम किया। अनुराग ठाकुर जी ने इसी दिल्ली के मंच से बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो। भाई एक बार आके बता तो दो कि देश का गद्दार कौन है और तुम कौन हो गोली मारने वाले? क्या तुम कोई सरकारी तंत्र हो? क्या तुम लॉ विधान हो? तुम क्या हो भाई? गवर्नमेंट काउंसिल हो? और अमित शाह जी, हमेशा से मैं एक बात पूछता आया हूँ, आप लोगों ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। भैया किसी को 15 लाख नहीं चाहिए, भूल जाइए, नहीं चाहिए। आपका बेटे ने तो कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा। आप गृह मंत्री, आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनता है और फिर आप बोलते हैं कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परिवारवाद के ऊपर इतनी बातें की। माननीय रक्षा मंत्री का पुत्र भी विधायक, आपके ज़्यादातर विधायक के पुत्र विधायक, सांसद के पुत्र विधायक, तो परिवारवाद तो आप फैला रहे हैं। आप लोगों में हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। किसी हिंदू को आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। इस देश में हिंदू के दिल में मुसलमान बसता है और मुसलमान के दिल में हिंदू। उसका ताज़ा उदाहरण एक ब्राह्मण आज जामा मस्जिद से अपनी शुरुआत कर रहा है। मैंने पहले भी आपसे बोला था, मेरी जो पहली 15 अगस्त की डिक्लेरेशन थी वो लखनऊ में थी और मुनव्वर राणा के साथ मिल के थी। और मुनव्वर राणा जैसे जो विश्व के सबसे बड़े शायर हैं, आपके पार्टी के लोग उन्हें भी गद्दार कह दे। हाँ जी, तो कुछ जरूरी सवाल तो उठाए हैं रेबेल भाई ने, है ना। कुछ जरूरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो पूछने की जरूरत है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उनसे उन मुद्दों को उठाया रेबेल भाई ने, सही है। क्यों भाइयों, क्या कहना है आपको? आपके कोई सवाल हो या आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, वो नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ लें मुझसे, या रेबेल भाई से पूछने के लिए कोई सवाल हो तो जरूर पूछे नीचे कमेंट्स में। चलिए फिर बढ़ते हैं रेबेल भाई की तरफ और देखते हैं कि रेबेल श्रद्धानंद पति आगे जामा मस्जिद की पाक जमीन से क्या कह रहे हैं। वॉच। आरएसएस का हाफ पैंट पहन ले तो ही हम देशभक्त हैं क्या? हामिद गुल ने कुर्बानी नहीं दी क्या? अशफाकुल्ला खान ने कुर्बानी नहीं दी क्या? गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानी नहीं दी क्या? भगत सिंह ने नहीं दी क्या? अकेले केवल आप लोगों ने कुर्बानी दी है क्या? 2-4 लोगों का नाम हमें बताइए टेबल पे आके, जिन्होंने देश के पर गुलामी के दौरान कुर्बानी दे दी हो। बीजेपी के 2 नेताओं का नाम तो बताइए। लेकिन मैं आपको गिनाता हूं, आपने ट्रेन बेचा, आपने प्लेन बेचा, आपने हवाई जहाज बेची, आपने बीएसएनएल बेचा, आपने बीएचईएल बेचा, आपने मंदिर बेचना शुरू कर दिया, आपने लाल किले तक को लीज करना शुरू कर दिया। जिस लाल किले के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, मेरे पीछे ये देखिए भाई और बहनों, लाल किला आप देखें अफसर जी,
जिस लाल किले के लिए आपके पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप उसी लाल किले में तिरंगा फहराते हैं। एक काम कीजिए, अगर लाल किले से शिकायत है 2 नए बिल्डिंग बना लीजिए। भाई तिरंगा तो जहाँ है तिरंगा है, क्यों भाइयों, गलत तो नहीं है? देश तो हमारा एक ही है ना। या हमें कोई ये भी बताएगा कि देश कैसा होता है? आपसे पहले भी लोग देशभक्त रहे। आप एक काम करें, मैं कश्मीर में अगले फ्राइडे, ये जो शुक्रवार आ रहा है, मैं कश्मीर की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। आप जेल के दरवाजे खोलें। आपने चंद इतने दिनों में जो मुझे भी बैठाया थाने में, आपने बहन ऐमन रिजवी जो परसों मेरे साथ थी, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करती थी, उनके पैर के नाखून तक उखाड़े गए। बहन जी भी हमारे साथ हैं। विचारधारा सबकी एक ही कि देश को बचाया जाए। तो मैं एक बात आपको बोलूँगा, आप जेल के दरवाजे खोलना शुरू करें, खुले करें। आपके जेल में जगह कम पड़ जाएगी, जेल में घुसने वालों की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में होगी। पर एक गारंटी है, आप उनको खाना नहीं खिला पाओगे जिस तरह आप कोरोना में खाना नहीं खिला पाए। हमने बोला गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिर के दरवाजे खोल दो और चर्च के, और अगर ये संगठन आप लोगों को खाना ना पहुंचा दे अस्पताल में तो हमारा नाम बदल लीजिएगा। आपने ये करने नहीं दिया। लेकिन आपने जिन लोगों को कोरोना में रखा क्वारंटाइन में, आप उन्हें पानी तक नहीं पहुंचा पाए। एक आध वीडियो नहीं है, लाखों के तादाद पे वीडियो। भाइयों गलत तो नहीं बोल रहे? देखिए, देश के जितने भी लोग हैं ना, बहुत त्रस्त हैं। जब से आप आए हैं आपके सारे सिद्धांत फेल हो गए। नोटबंदी, आपने बोला काला धन आएगा, वो आएगा। अरे भैया, आपने हमारा सारा धन ही ले लिया। हमारे औरतों के जो छोटे मोटे धन होते थे ना कि ब्याह शादी इमरजेंसी के लिए बचा हुआ रहेगा, आपने वो तक जीएसटी में ले लिया। उसके बाद आपने कमाल कर दिया। एक और थोड़े पीछे आपने कमाल कर दिया। बेहतरीन जो आपका अचीवमेंट है वो भी मैं आपको गिना देता हूँ। आपने बोला हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए, आज चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है। कभी आप बोलते हो आ गया चाइना, कभी बोलता चाइना टेबल टेनिस, कभी 2020, कभी टेस्ट इंडिया। भैया डिसाइड तो कर लीजिए कि गृह मंत्री जी और आप दोनों में से सच कौन बोलता है? आपने बोला आत्मनिर्भर बनो। यकीन मानिए देश की जनता का आत्मा ही आपने ले लिया। और पहले भी मोदी जी, आपने एक दिन बोला था कि मैं चाय बेचता था स्टेशन पे। अब लोग ये कहते हैं कि स्टेशन को चाय वाला बेच रहा है। भाई एक बार तो ताली हो जानी चाहिए भाई यार। ये ताली इसलिए, देखिए हमारे देश के लोग कितने बेहतर हैं कि जब हम किसी के विरोध में भी बोलते हैं ना तो भी वो अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन आपने लखनऊ, मुरादाबाद, शाहीन बाग में जितने भी लोग हैं ठोक के मुकदमे लगाए। आप जामिया के अंदर घुस गए, आपने छात्रों में लठ बजाया। आपका दिल नहीं पसीजा? जिन लोगों ने जामिया के छात्रों को मारा, क्या उनके बच्चे छात्र नहीं है? क्या वो कभी छात्र जीवन में नहीं रहे? क्या उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा? वो अपने लेबोरेटरी के अंदर थे, लाइब्रेरी के अंदर थे। वो वीडियोज आपके सामने, आपने इंक्वायरी बैठा दी। कोरोना काल में आपने लोगों को बोला घर से बाहर मत निकलो, कोरोना है, कोरोना है। एक मास्क ना पहने तो औरतों के सामने उनके हस्बैंड्स की पिटाई करी, किसी को तो फ्रैक्चर भी आया। कई वीडियोज हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी टीम राजस्थान और मध्य प्रदेश का नेताओं का अदला बदली कोरोना काल में करते रहे। तब ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ चला गया था? ये कोरोना बड़ा सेकुलर है। जहाँ बीजेपी की बात आती है कोरोना किनारे हो जाती है। अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव होते 2 दिन बाद यस आई एम अमित शाह, साहों के शाह, कोरोना का हरा दिया। और भाई और बहनों एक बात और बोलूँगा, कभी भी किसी फिल्म इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज़ है ना, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल के डॉक्टरों को धन्यवाद दे रहे थे। आज से 4 साल पहले गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे। आओ कभी राजस्थान में, कच्छ में आओ। अरे भाई, जब हमारे सरकार के डॉक्टर इतने अच्छे हैं, हमारे अस्पताल इतने अच्छे हैं, दिखा दीजिए इनको एक बार। ये बोलते हैं ना कि अस्पताल अच्छे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? तो फिर अमिताभ बच्चन सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवाते? नानावती अस्पताल में क्यों जाते हैं? मैं बताता हूं क्यों जाते हैं। क्योंकि नानावती अस्पताल का जो ग्रुप है उसका नाम है रेडियंट ग्रुप, और अमिताभ बच्चन जी उसी रेडियंट ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो एडवर्टीजमेंट है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे को बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं। 2 लाख रुपए दिन का खर्चा है, 2 लाख। और जब आज तक कोरोना की कोई दवाई बनी ही नहीं, तो अस्पताल वाले 2 लाख की कौन सी दवाई देते हैं भाई साहब? आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? हम बात मुद्दों की करते। पर एक रिक्वेस्ट अगेन, कोई भी मोदी जी को गाली ना दें, कोई भी किसी के परिवार को, क्योंकि माता बहनें सबकी एक है। और दूसरी एक बात मैं बोलूंगा, जामा मस्जिद में खड़े होकर बोल रहा हूं और फक्र के साथ बोल रहा हूं, कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन एक तड़ीपार जो वो गृह मंत्री बन गया, एक 12वीं पास जो है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, स्मृति ईरानी जी।
तब बहुत दुख होता है, तब लगता है कि मुल्क तब भी गुलाम था और मुल्क अब भी गुलाम है। बोलो भाइयों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बराबर करेंगे, आपका छोटा भाई दिख जाएगा। अगर आपको हमारे अंदर कोई खामी नजर आती है, आप अपने कमेंट्स लिखे, हम सुधार करेंगे, सुधार करेंगे। अगर आपको हमें कहीं लगता है कि इस चीज को बोले तो भाई के लिए अच्छा है, सजेशन दीजिए। फोन कॉल लगभग 8 से 9 लाख आते हैं, वो फोन अभी अनरीचेबल है, सबका फोन नहीं उठा पाता, पहले माफी चाहूंगा। कारण एक अकेला आदमी कितना फोन उठाए, बराबर। करोड़पति का औलाद है नहीं, लेकिन करोड़ों जो है ना, ये जो नेताओं के परिवार, इनको हिला के रखा है जी, इनको हिला के रखा है। निर्मला जी अपने कमरे में घुस गई हैं। निर्मला जी ने बोला था मध्यम वर्ग परिवार की कमाई 6 लाख से 18 लाख है, एक जज की तनख्वाह 1.5 लाख यानी कि साल की 18 लाख है। तो क्या एक जज मध्यम वर्ग परिवार से होता है? जबकि आप ही की कोर्ट बोलती कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं, हाई स्टैंडर्ड। तो मोदी जी, स्मृति ईरानी जी ने कई बार चूड़ियां भेजी थी हमारे पूर्व के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। जब पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, माननीय स्मृति ईरानी जी, चूड़ी में जामा मस्जिद से खरीद के आपके घर ले आता हूं, जरा मोदी जी को भी भेज दीजिए। गलत तो नहीं भाई? गलत तो नहीं ना भाई? गलत तो नहीं ना? एक बार जोर से बोल दीजिए भाई, गलत है क्या? क्योंकि इनको ना लोग आज बोल नहीं रहे हैं, लोगों को डर दिखा दिया कि आओ तो जेल जाओ, तो चलो भाई जेल ही चलते हैं। अरे जेल ही है ना भाई, मौत है तो मौत है भाई, एक बार तो मरना ही है, तो क्यों ना ढंग से मरे। और इनके हाथों मरेंगे, बेहतर इनसे लड़के मरे, क्या हर्ज है। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग है, मैं आज आपको फक्र से बोलता हूं एक बात, मेरे फॉलोअर में 70% मेरे मुस्लिम भाई हैं, वो भी इनको चुन लगती है। अरे भाई, अगर कोई फॉलो कर रहा है, कुछ बातें सुन के ही तो फॉलो कर रहा होगा ना। आज आप अत्याचार कर रहे हैं, एनआरसी आप मेरे ऊपर तो लाए नहीं, सी आप मेरे ऊपर तो लाए नहीं, तो जिसके ऊपर लाए उसके सवाल का जवाब तो मुझे देना होगा ना। आप तो देते नहीं। गृह मंत्री जी ने बोला हम तो पालन नहीं करते, प्रधानमंत्री ने बोला हम तो लागू करते हैं। भाई आपस में डिसाइड तो करो, मीटिंग के पहले आपस में डिसाइड नहीं है। निर्मला जी बोलती है हमने 1,20,000 करोड़ दे दिए, भैया आए क्या 1 आध रुपए? 1 आध रुपए आए क्या? भाई साहब को 1 पैसा नहीं मिला, दिखा रहे यार, 1 पैसे से काम बन जाएगा क्या? नहीं, 1 पैसा नहीं मिला। भाई और बहनों, कौमी एकता को बनाए रखिए। ये 2-4 मूर्ख जो नेता है भगवाधारी और 2-4 जो टोपीधारी, दोनों का नाम लूंगा भाई, दोनों ही है, दोनों ही है। हर कौम में दिक्कत है, पर हर कौम की एक अच्छी बात है, क्यों ना हम कौम की अच्छी बात को लें। हम यहाँ कुरैशी के कबाब खाने आते हैं। सुनिए भैया, 20 साल से एक कुरैशी जी का कबाब खाने आते हैं, यहीं पे करीम्स में खाना खाने आते हैं, यही चांदनी चौक का साड़ी खरीदते हैं। और आपको एक बात और बता दें मेरे भाई, एक बात और बता दें, ये बीजेपी के नेता जो बोलते हैं इनकलाब, एक बार आवाज है, इनकलाब बोलते हैं ना, वो इनकलाब का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी साहब ने। और वो कौन से समुदाय से आते हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नारा लगाते हो इनकलाब का, हसरत मोहानी जो को उन्नाव का है, और बातें करते हो सीए एनआरसी की। सभी मुद्दों में बात होगी, सभी विषय में चर्चा होगी। मेरे साथ मेरी लीगल टीम है। आपके पढ़े लिखे स्मृति ईरानी के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पहले ही बता दूँ, जब आप एक 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाते हो तो क्या एक पीएचडी वाला उससे कवर करेगा? एक पीएचडी वाला कवर करेगा? आपको ये बात समझना होगा अफसर, आपको ये बात समझना होगा। ये देश अब जुमलों में नहीं चलेगा। मैंने अपने पहले भाषण में एक बात बोला था, अगर इजाजत हो तो कह दें। इजाजत है? खुल के देखो, देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। कौन आया? गुजरात का शेर आया। 56 इंच का सीना देखा, 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मियाँ, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल, बराबर। आज नेपाल कहता है कि भगवान राम नेपाली थे बराबर। अयोध्या नेपाल में था। तो भाई साहब, आप इतिहास को तो बदल ही रहे हो, अब तो भूगोल बदल रहा है, अब तो भूगोल बदल रहा है। तो मेरी बात सुन लीजिए मोदी जी। नमस्कार मेरे पत्रकार साथी, ये सारे चैनल वाले हैं, आपका अभिवादन, आप सबका अभिवादन। स्टैंड मत लगाइए, अलाउड नहीं है, केवल कैमरा स्टैंड बना है यहाँ पे। आप सबका अभिवादन। 5 मिनट और चलने दीजिए, एक बार दिखा दीजिएगा सारे मीडिया चैनल वालों को। ये सारे हमारे मीडिया चैनल वाले हैं जो आप देख रहे हैं विभिन्न चैनलों पे। आराम आराम से दिखाइए, बिल्कुल सबका फेस वाइज दीजिए जी। आप कौन से चैनल से? बोलिए एक बार मैडम। पीछे
नेशन न्यूज़ इंडिया। भाई साहब आप गजेंद्र जी, वॉइस न्यूज़ नेटवर्क, आइए देखिए, मैंने किसी मीडिया को सूचित नहीं किया था, लोग अपने आप आ रहे हैं भाई। बराबर आपको बोला था कि मैं आ रहा हूँ आज, यही इंशाल्लाह मुलाकात हुई ना। अभी नहीं, इस बात की तबीयत से इनको प्रॉब्लम होती है कि लोग आपस में मिल क्यों रहे हैं। कोरोना में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा दिया गया और सचिन पायलट बेचारे जूझते रहे, राजस्थान की सरकार बदलने में रहे, बीजेपी के नेता पैसे दे देके इनका कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। देखिए, एक मंच है, एक मुल्क है, और वो मुल्क है भारत। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की। लेकिन देश को भारत के नाम से जाना जाना चाहिए। पहली बात, भारत के नाम से, देश को जाति के नाम से मत बनवाइए, धर्म के नाम से मत बनाइए। जब मोहम्मद कैफ क्रिकेट खेलते थे और हमने नेटवेस्ट ट्रॉफी जीता था तो आपने तालियां बजाई। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे आपने तालियां बजाई। जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे आपने तालियां बजाई। क्या तब आपको ये धर्म का फर्क आया था क्या? जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता था शाहरुख खान को, कोई दिक्कत नहीं, आमिर खान को आप ही अपने गवर्नमेंट के ऐड में ले आते हैं। और जब वो कहते हैं कि डर लगता है तो सबको डर लगने लगता है। हालांकि आमिर जी की गलती थी, आमिर खान ने 2 बार शादी की, दोनों बार ब्राह्मण परिवार में। कहाँ डर लगता है जी, कहाँ डर लगता है? ये देश खुला हुआ देश है, ओपन देश है। पहला यूनिवर्सिटी विश्व का इस देश से शुरू हुआ है, हमारे इस मुल्क से शुरू हुआ है। इस देश में एक भाईचारा है, एक प्रेम है, उस प्रेम को सब बरकरार रखिएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग ना करे। मैं अनुरोध करता हूं, कोई भी मोदी जी, कोई भी बीजेपी के कोई नेता के परिवार के बारे में अपशब्द ना कहे। क्यों? ये हमारी तहजीब नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारे संस्कार नहीं है। क्या नहीं है? संस्कार। क्योंकि हमें लगता है कि तहजीब तालीम से पहले जरूरी है। हमें लगता है संस्कार से, शिक्षा से पहले हमें संस्कार जरूरी है। इस देश का एक ही संस्कार रहा है, वो है विविधता में एकता। आपने वो लाइन सुनी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस देश में लाखों लोगों ने अपना पसीना खून दिया है, लाखों लोगों ने। इस खून और पसीने को हमें व्यर्थ नहीं होने देना है कतई भी। जो बीजेपी वालों का मंसूबा है, जो केंद्र की सरकार का मंसूबा है, हम उसको मंसूबा को फेल भी करेंगे। बिहार का चुनाव आपके सामने है। मैं बिहार के चुनाव में निःशुल्क कैंपेन कर रहा हूं उन तमाम लोगों के लिए जिनका पुलिस में कोई मुकदमा नहीं है। मैंने बोला है, जिस भी लोगों का, नेता का मुकदमा ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आधी रात बुलाइए, हम कैंपेन करेंगे आपके लिए। क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है। और एक आखिरी पंक्ति मैं बता दूं आपको, ये बोलते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में, आप ये बात समझें, बहुत जरूरी बात है। जी जी जी, लास्ट लाइन है जी। जी जी जी, एक मिनट, लास्ट लाइन है प्लीज, एक मिनट। कोई नहीं, आपका सत्कार है भाई और बहनों। आखिरी पुरस्कार अगले फ्राइडे से सेव इंडिया। जय हिंद, जय भारत। लाइव कीजिए। हाँ जी भाइयों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? रेबेल भाई का मैसेज अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे रेबेल श्रद्धानंद के बारे में सबसे अच्छा ये लगता है कि देखिए, कोरोना काल है, हम सब लोग अपने घर के एसी रूम से अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। देश के लिए नारे भी अपने घर से ही लगा रहे हैं, एसी के कमरे से। चाहे लीगल कंसल्टेशन किसी को दे रहे हैं अपने घर से, एसी के कमरे से। लेकिन ये एक रेबेल भाई हैं जो इस पूरे दौरान बिहार भी पहुंचते हैं, उड़ीसा भी पहुंचते हैं, बंगाल भी पहुंचते हैं, आगरा भी पहुंच जाते हैं, लखनऊ भी पहुंच जाते हैं, अब कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। तो मैं इनके जो हौसले हैं उसको मैं सलाम करता हूं। लेकिन आप सभी भाइयों और बहनों से मेरा यही कहना है कि देखिए, कोरोना काल में अपनी हिफाजत भी करनी है। याद रखिएगा, चाहे बॉर्डर पे लड़ाई हो, चाहे बॉर्डर के भीतर, शहीद होके कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। दुश्मन को शहीद करके या उसकी गद्दी खींच के लड़ाई जीती जाती है। तो जान है तो जहान है, अपनी जान की हिफाजत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सरकार करने नहीं आएगी। सरकार तो बस दंड
डंडे लगाएगी या दंड देगी आपको नियमों को ना पालन करने का। तो सभी लोग नियम पालन करें, और नियम पालन करने से ज्यादा जरूरी अपनी जान अपने हाथ में है, उसकी हिफाजत भी करें। ये कोरोना काल है, वाकई बड़ा ही खतरनाक और डिफिकल्ट समय है, इसका भी ध्यान रखें। चलिए भाइयों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर आज भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही जल्द अपने एक और किसी भाई के साथ। जय हिंद और जय भारत।